इससे ये पता चलता है कि जब इंसान बहुत बिजी होता है तो उसे लगता है यार थोड़ा टाइम मिल जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा घूम फिर लें। और जब वो ज़्यादा फ्री होता है तो भी तब उसे वैसे ही महसूस उसे लगता है थोड़ा काम होना चाहिए। लाइफ में बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुख और दुख एक साथ रहने चाहिए, क्यों? चलिए खैर, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था और वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने करा था। बेटा बात नहीं, तो हम लोगों ने वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स पे चर्चा की थी। एक बार याद दिला देते हैं, क्या था वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स? वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर 1 में हमने, बेटा याद करो, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हुआ करता था F डॉट एस। F डॉट एस होता था। F डॉट एस को अगर हम लिखेंगे तो दैट इज Fs कॉस थीटा। Fs कॉस थीटा, ये F डॉट एस जो है ये Fs कॉस थीटा है। इसी को हम लोग किसी दूसरे तरह से, अच्छा ये जो S होता था ये क्या होता था? पूरी बात बोलो सुअरो, डिस्प्लेसमेंट किसका? फोर्स का डिस्प्लेसमेंट। देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बॉडी के उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जिस पे फोर्स लग रहा है। बेटा बहुत गलत बात है, इतना लेट आ रहे हो। मैं अभी लेट आया हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे लिए भी बहुत गलत बात है। 10 बजे की क्लास है, 10:10 तक तो आ ही जाओ हर हालत में। क्योंकि आज पुरवाल सर से बात की हमने, के साथ थोड़ा और पहले छोड़ा करिए, तो उन्होंने वादा किया है कि वो 10:05 तक छोड़ देंगे। तो हम लोग 10:10 से स्टार्ट करेंगे और 12:10 पे ख़त्म करेंगे, ठीक है? चलिए आइए, तो F डॉट एस हमारा, S इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा एक फॉर्मूला और बताया था, दूसरा नज़रिया बताओ क्या था वर्क डन? वो होता था फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। अरे याद है क्या? अच्छा बताओ एक सवाल बताओ, अगर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी की ऊंचाई h है और इस पहाड़ी पे ऊपर से m मास की बॉडी फिसल के नीचे आ रही, तो जब बॉडी फिसल के नीचे आएगी तो बताओ जो mg लगेगा उसका वर्क डन कितना होगा? बॉडी नीचे आ रही, नीचे बताओ कितना होगा? अरे बोल काहे नहीं रहे हो? प्लस mgh की माइनस, और अगर ये बॉल ऊपर जा रही है तो, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। इधर आप इतना लेट का यार ला, इधर लेट आ रहा है। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नंबर 8, when force and displacement are along same line. Are along same line. दोनों सेम डायरेक्शन में। बेटा बहुत ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए बेटा ये हमारे पास ग्राउंड है और इस पे एक बॉडी रखी है, बॉडी इस पे बेटा एक बॉडी रखी है और बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, लेकिन ये वेरिएबल फोर्स है बेटा, बदल रहा है। ये वेरिएबल फोर्स है बेटा, जो बदल रहा है, वेरिएबल फोर्स है और ये फोर्स बदल रहा है। जैसे मान लो बेटा ये 3x² ऐसे बदल रहा है, x के साथ वेरी कर रहा है, फंक्शन दिया है।
और ये बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रही है, ये बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे मोशन कर रही है। और मान लो हमसे कहा जाता है कि इस फोर्स का वर्क डन बताना है x बराबर 1 से x बराबर 5 के बीच में, ऐसे कोई भी दे सकते। तो देखो ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ये एक वेरिएबल फोर्स है, ये बदल रहा है फोर्स बेटा। तो अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो फिर कैसे करते हैं, अब एक बहुत ध्यान समझिए। हम क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा dx। कितना होगा बेटा? dx बहुत छोटा होता है, 0.00000000000000000000001, बहुत छोटा। अच्छा सोचो इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। सर ऐसे कैसे? अच्छा देखो x बराबर 2 रखोगे इसमें 2, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 न्यूटन आएगा। और 2 रख के देख लो, और एक बार 2.00000 1 रख लो। x में छोटा सा चेंज किया, बहुत छोटा, तो भी 12.0000000, मतलब ऑलमोस्ट 12 ही आएगा। इसका मतलब अगर x में निग्लिजिबल चेंज करूंगा तो फोर्स में भी निग्लिजिबल चेंज होगा, तो उस ड्यूरेशन के लिए फोर्स को कैसा मान सकते हैं? कैसा मान सकते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट मान सकते हैं तो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो dw हो जाएगा, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? F डॉट S, और S की जगह क्या हो जाएगा? dx, F डॉट dx। अब चूंकि फोर्स और dx दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? F इंटू dx इंटू कॉस 0, अपोजिट होगा तो 180। तो यहां पर टोटल वर्क डन जो होगा, ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालकर जोड़ देंगे, इसका मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ f dx आ जाएगी। अगर फोर्स x एक्सिस के लॉन्ग है और डिस्प्लेसमेंट भी x एक्सिस के लॉन्ग, और जहां से जहां तक चाहिए x1 से x2 तक वो लिमिट लगा देंगे, x1 से x2, x1 से x2 लिमिट लगा देंगे। तो तुम यहां से देख सकते हो कि जब फोर्स x एक्सिस के लॉन्ग लग रहा हो, बॉडी x एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर रही हो, तो फोर्स के द्वारा, वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इंटीग्रल f dx होता है। और इंटीग्रेशन ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया। तो तुम ये भी कर सकते हो कि जो वर्क डन है वो एरिया अंडर कौन सा ग्राफ है बेटा? फोर्स वर्सेस पोजीशन या फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया भी वर्क डन देता है। लेकिन शर्त ये है कि फोर्स जो होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होना चाहिए, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए या 180 होना चाहिए। तो नीचे का एरिया नेगेटिव ले लेंगे। अच्छा अब यही मान लो फोर्स y में लग रहा होता, y में, तो y में जो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? dy। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या होता है? f डॉट dy, तो इंटीग्रल f dy हो जाता है। तो अगर फोर्स y एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, इफ वेरिएबल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग y एक्सिस, तो जो वर्क डन लिखेंगे वो इंटीग्रल f dy लिखेंगे। क्या z के अलॉन्ग भी लिख लोगे क्या? तो f dz लिख दोगे अगर y के अलॉन्ग ना होके z के अलॉन्ग लग रहा है। ठीक है, फटाक से लिखो बेटा।
नोटेड। तो यहां मैं नीचे लिख देता हूं, ए फोर्स is along y axis चलिए एक सवाल करते हैं, ए फोर्स F बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल फाइंड आउट work done if particle goes from x बराबर 1 to x बराबर 4 मीटर। x बराबर 1 मीटर से x बराबर 4 मीटर के बीच में बताना है कि वर्क डन कितना होगा। तो अगर कोई बात नहीं दी है, x का फंक्शन है, तो हम मान लेंगे कि x एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है। तो तुरंत बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx। f का बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, f क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x इंटू dx। लिमिट लगाएंगे 1 से 4। क्या हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन याद है? क्या होता है बेटा x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो जैसे अगर x की पावर 1 का इंटीग्रेशन है तो x की पावर 1+1 2/2 आएगा। बेटा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है तो 2+1 x की पावर 3/3 आएगा। और 1 अगर है x की पावर 0 है तो सिर्फ x आएगा। तो x का इंटीग्रेशन x²/2, x² का x³/3, 1 का x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन है। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा। तो x² का हो जाएगा, एक पावर बड़ी कर देते हैं तो 2 की जगह 3 हो जाएगी। बड़ी हुई पावर से डिवाइड कर देते हैं तो 3 से x³/3। फिर बेटा क्या करते हैं, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 क्या हो जाएगा 1+1 2 डिवाइड बाई 1+1 2, 1 से 4 ये और ये और 2 2 is 4। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो 3 से 3 कैंसिल, ये x³ है प्लस 2x² है, लिमिट 1 से 4। पहले बेटा फंक्शन में अपर लिमिट पुट की जाती है। तो पहले x की जगह बताओ क्या पुट करोगे, x बराबर 4 पुट करोगे। चलो पुट करो। तो 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 4 चौको 16 16 दूनी 32। तो x बराबर 4 पूरे माइनस साइन लगाया जाता है। फिर x बराबर 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 क्या आएगा 1, तो 1 + 2।
तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा 64 32 96 96 माइनस 3 कितना आ जाएगा 93 जूल। कर ले जाएंगे ना। चलो एक करके दिखाओ, एक एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ। एक फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4y + 8 न्यूटन, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस लग रहा है, अलॉन्ग वाई एक्सिस। वर्क डन बताना है फ्रॉम y बराबर 0 टू y बराबर 10। y बराबर 0 से y बराबर 10 के बीच में वर्क डन बताना है। आंसर बोलो। ये क्वेश्चन लिखा है इधर, फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ जरा, क्या लगाओगे? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई। चलो बोलो, f की जगह आएगा 4y + 8 dy। इंटीग्रेशन कर लोगे? करो करो। 280। अच्छा, सबका सही है? देखो y का इंटीग्रेशन y की पावर 1 है, पावर को एक प्लस कर देते हैं तो 1 + 1 y की पावर 2 अपॉन बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस 8 के साथ कुछ नहीं है तो 8 के साथ गुणा में 1 मानेंगे। 1 का मतलब होता है y की पावर 0, y की पावर 0 का 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y आएगा। तो 8 का इंटीग्रेशन 8y आएगा, ठीक है। जैसे y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, ऐसे 1 का इंटीग्रेशन y, तो y की पावर 1 अपॉन 1 है ना, तो ये 8y आ जाएगा 0 से 10। देखो ये 2 दूनी 4, पहले y बराबर 10 रखेंगे। देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 × 2 कितना हो जाएगा बेटा? 200 + 10 × 8 = 80। ये अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लगाएंगे, पूरे में लोअर लिमिट, y 0 रखोगे तो 0 और यहाँ भी y 0 रखोगे तो 0, तो 280 जूल ही आएगा। x में हो या y में हो, फटाफट z में होगा तो इंटीग्रल f dz कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप कर लोगे ना। ये तब है जब फोर्स y एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, y का फंक्शन दिया है। तो इस पे या तो इस तरह से इक्वेशन बेस्ड सवाल आएगा बेटा, या फिर ग्राफिकल सवाल आएगा, ग्राफिकल। तो ग्राफिकल सवाल अगर आ गया तो हम कैसे करेंगे? मान लो हमसे कहा जाए ए फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये इसका ग्राफ दिया गया, ग्राफ। फोर्स न्यूटन में है,
x मीटर में है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट सा कह सकता है, पोजीशन कह सकता है। ये 20 न्यूटन है, ये x बराबर 8 है, ये 16 है, ये 20 है, ये 30 और ये है माइनस का 10। ये है बेटा फोर्स। वर्क डन कहाँ से कहाँ बताना है, देखो जरा, 2-3 आंसर करने हैं। नंबर 1, फाइंड आउट वर्क डन। सबसे पहले फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 16, फ्रॉम x बराबर 16 टू x बराबर 30, फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 30। तो बच्चों याद है, इसका कॉन्सेप्ट याद है क्या? इंटीग्रल एफ डी एक्स होता है वर्क डन। तो बताओ कैसे निकालोगे वर्क डन, कॉन्सेप्ट बताओ। एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ निकालोगे ना बेटा, यानी इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन बताएगा। अच्छा, ऊपर का एरिया कैसा लोगे और नीचे का एरिया? क्या तुम समझा सकते हो कि तुम नीचे का एरिया नेगेटिव क्यों ले रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव क्यों ले रहे हो? कि सर हमेशा ही लेते हैं सर, इसलिए ले रहे हैं। यस, कैन एनीवन एक्सप्लेन? नित्या जी बताएं। वो सब ठीक है, लेकिन ले क्यों रहे हैं? वो तो तुम नेगेटिव वर्क का मतलब समझा दे रही हो। यस दीदी आप बताएं। गलत जवाब दीदी, लपेटिए मत आप। दीदी लोग कोई बताएगा? ये नीचे का एरिया नेगेटिव क्यों ले रहे हैं वर्क में? नेगेटिव फोर्स है। बहुत बढ़िया, क्या नाम है तुम्हारा? तो नेगेटिव फोर्स तुम कह रहे थे, लेकिन तुम नेगेटिव का सिग्निफिकेंस भी तो बताओ। देखिए बेटा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव क्या बताता है? डायरेक्शन। अब सुनिए ध्यान से, इस स्थान से लेकर इस स्थान तक फोर्स पॉजिटिव है। ग्राफ ऊपर है, ग्राफ ऊपर है, दिख रहे हो ना? ये है फोर्स वाई एक्सिस। एक्स के ऊपर वाई कैसा होता है और एक्स के नीचे वाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स कैसा है? यहाँ पर बताओ, फोर्स कैसा है यहाँ पर? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये डायरेक्शन होगी, ये तुम्हारे लिए। और पार्टिकल भी पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। कैसे पता चल रहा है? एक्स तो बढ़ ही रहा है ना ग्राफ में। इस पूरे ग्राफ में एक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब पार्टिकल की जो गति हो रही है, जो मोशन हो रहा है, वो पॉजिटिव एक्स में हो रहा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स भी किधर लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है, यानी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और cos 0 पे वर्क हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव। एक्यूट एंगल पे वर्क हमेशा पॉजिटिव आता है। अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, 16 से 30, 16 से 30 ग्राफ नीचे चला गया। कौन नेगेटिव हो गया? फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? ये फोर्स डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ हो गई, लेकिन बॉडी तो पॉजिटिव में ही जा रही है। कैसे पता चला? एक्स तो बढ़ ही रहा है ना। देखो यार, यहाँ एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 बढ़ रही है ना। एक्स बढ़ने का मतलब मैं किधर जा रहा हूँ? पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट। तो बॉडी इधर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और फोर्स उल्टा लग रहा है। एंगल कितना? एंगल कितना? 180। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? माइनस। इसलिए नीचे का एरिया नेगेटिव ले रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज वो जो नेगेटिव एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना बताएगा? 180। अब अगर ये बात तुम्हें नहीं भी याद रहेगी तो भी तुम्हें सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन फिजिक्स सही से पढ़ने का मतलब है कि पता होना चाहिए क्यों नेगेटिव ले रहे हैं। कभी कभी मन करता है तो पूछ लेते हैं, कभी मन नहीं करता, लगता है 2 मिनट बर्बाद हो जाएगा, फालतू में पूछ रहे, आगे बढ़ो, ये कौन सा पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। तो इसलिए इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे तो कॉन्सेप्चुअल बातें करते चलेंगे। चलिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले x बराबर 0 से लेकर x बराबर 16 के बीच का वर्क निकाल लें। नंबर 1 W1 लिखूंगा मैं इसको। क्या तुम एरिया जानते हो? रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई। बताओ, ये वाली लंबाई 20 है, ये 8 है, तो 20 × 8 बताओ कितना होता है? तो क्या ये वाला एरिया 160 हो जाएगा? ठीक है, 160 यहाँ तक हो गया, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिभुज है। अच्छा बताओ, अगर यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो ये बेस कितना हो जाएगा? 16 की 8, ये वाला 8 कि तुम 16 में से 8 घटा रहे हो? 16 में से 8 घटाएंगे तो ये लंबाई 8 आएगी। 8 इधर हो गई, 20 इधर हो गई। त्रिभुज का एरिया बताओ। आधार गुना लंब बटे 2, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो यहाँ हो गया 20, 20 गुणा 8 160, दुर्वट 16 और 160 बटे 2 कितना हुआ? तो इस त्रिभुज का एरिया कितना है? 80। तो यहाँ 80 और जोड़ दो, तो 0 से लेकर 16 तक का वर्क डन हो जाएगा 240 जूल, न्यूटन मीटर जिसे जूल कहते हैं। कोई परेशानी? अब आ जाते हैं दूसरा वर्क डन। x बराबर 16 से x बराबर 30 के बीच में वर्क डन। 16 से 30 के बीच में सीधे सीधे एक त्रिभुज है, पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लो। देखो 16 से 30 का घटाओ, ये बेस कितना आएगा? ये बताओ कितना आएगा? ये आएगा 30 में से 16 घटाओगे 14, और ये ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई ये है 10, तो वर्क डन आएगा नेगेटिव माइनस का 10 गुणा हाइट हो गया, ये 14 हो गया बटे 2 हो गया, माइनस का 70 जूल। कोई परेशानी? तो यहाँ से यहाँ तक प्लस का 240, यहाँ से यहाँ तक माइनस का 70, तो टोटल कितना आएगा? टोटल बोलो, देखो टोटल देख रहे हो ना, 0 से 30 तक टोटल। तो ये हो जाएगा W1 + W2 240 और माइनस 70 जोड़ देंगे, तो 240 में माइनस 70 जोड़ेंगे तो घट जाएगा 100। ऐसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरा। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना लंब बटे 2। क्या हुआ? गड़बड़ हो गया? चलो अगर एकदम आइडेंटिकल कहानी है, एकदम सिमेट्रिकल सिचुएशन, तो ये फोर्स वर्सेस, बताओ टोटल वर्क डन कितना गया फोर्स का? बोलो
ये एरिया सेम है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये वक्र क्या हो जाएगा, टोटल वक्र 0 हो जाएगा। अब ये एक स्पेशल केस बताने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स कुछ ऐसा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो वेरी कर रहा है एक्स के साथ, मान लेते हैं 6x² प्लस 4x प्लस 5 न्यूटन। डायरेक्शन is constant, making an angle 60 degree with x axis। Find out work done from x बराबर 2 to x बराबर 4। कोई एक जनरल सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल के फॉर्म में मैंने कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया, कैसे करेंगे इस तरह के सवाल को। पहले आप सवाल लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर किसी को समझ आ रहा हो तो मुझे बताओ कि मतलब क्या चेंज किया और कैसे इसे टैकल करोगे। देखो फोर्स मैंने एक्स का ही फंक्शन लिया है, वेरिएबल एक्स के साथ ही है, और बॉडी भी एक्स में मोशन कर रही है, एक्स बराबर 2 से एक्स बराबर 4 बताना है। लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। हाँ बेटा बताओ कैसे टैकल करोगे। क्या ग्राफ बना लिया ऊपर वाला? देखो सुनो कैसे करोगे बेटा। जैसे यहाँ पर क्या चेंजेस हैं बेटा समझना, ये बॉडी एक्स एक्सिस पे ही मोशन कर रही है, लेकिन जो ये फोर्स लग रहा है ये एक फिक्स थीटा पे लग रहा है, थीटा बराबर 60 डिग्री। एट एवरी पॉइंट फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। मतलब थीटा कांस्टेंट है, यहाँ थीटा चेंज नहीं हो रहा, पर थीटा 0 भी नहीं है। पिछली बार जब हमने ये एक्स वाला फंक्शन लिया था तो गौर करो फोर्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही ले लिया था, तो वहां पर cos 0 हो गया था, cos 0। अरे याद है कि नहीं? यहाँ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो एक्स के साथ ही वेरी कर रहा है, पर फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग नहीं है। कृपया गौर फरमाइए, कृपया गौर फरमाइए। कहाँ गया? अच्छा इसी में होगा, ऊपर नीचे में। आजा, ये देखिए, ये देखिए हेडिंग पे ध्यान दो, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग सेम लाइन। आप देखो यहाँ पर फोर्स भी उसी दिशा में था और डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में था। अंतर समझ में आ रहा है? तो देखो हमने क्या किया था, छोटा सा डिस्प्ले एफ डॉट डी एक्स cos 0, देख रहे हो ये? इसे क्लिक कर कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। यहाँ बस थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ फोर्स हमने ऐसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं लगाया, ऐसे लगाया एंगल पे। मतलब हम एंगल पे घसीटते चले जा रहे हैं, एंगल पे घसीटते चले जा रहे हैं, लेकिन एंगल चेंज नहीं हो रहा, 60 डिग्री पे ही लगा रहे हैं लगातार, कांस्टेंट डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि थीटा भी बदल रहा है, पर थीटा 0 नहीं है। यहाँ तुम देखो एफ डी एक्स cos 0 हो जाता है, तभी इंटीग्रल एफ डी एक्स आता है। यहाँ एफ डी एक्स cos 0 नहीं होगा अपने सवाल में। सवाल में यहाँ पे क्या कहानी है, cos 0 नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा, जब तुम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लोगे ना, dx, जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लोगे ना, तो देखो dx डिस्प्लेसमेंट होगा x एक्सिस के लॉन्ग, और फोर्स ऐसे लग रहा होगा वेरिएबल, और ये एंगल थीटा होगा जिसकी वैल्यू 60 डिग्री। और मुद्दे की बात तो ये कि फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन इज कांस्टेंट, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हो? थीटा वेरिएबल नहीं, तो करना वैसे ही होता है कि जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx है उसमें dw क्या होगा, dw कैसे लिखोगे? dw वैसे ही होता है f डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx।
लेकिन ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx है, जब इसके साथ डॉट खोलोगे तो f इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा खुलेगा, कॉस 0 नहीं होगा, यहाँ कॉस थीटा 60 हो जाएगा, थीटा 60 हो जाएगा। और जब नहीं बताया जाता है तो हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो 0 मान के चलते हैं वहां पर। अब मान लो हाईलाइट करके दे दे, जानबूझ के कुरेद दे सवाल, तो जल्दबाजी में क्या होगा, मैं जनता सोचेगी कंफ्यूज कर रहा है, लग रहा है एक्स का फंक्शन है। चूंकि ये सवाल आपको कम मिलता है, ये परीक्षा में कम आया है, तो जब भी आएगा तब गलती करवाएगा तुमसे। लेकिन ये आपको अच्छे टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं अच्छी किताबों में मिलता है इस तरह का सवाल, और मैक्सिमम जनता फंस जाती है पहली बार, क्योंकि उसने जब भी एक्स वाई जेड का फंक्शन देखा तो या तो इंटीग्रल एफ डी एक्स लगाया, इंटीग्रल एफ डी वाई लगाया, इंटीग्रल एफ डी जेड लगाया, उसने कभी इस बारे में विचार ही नहीं किया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ कॉस थीटा भी आएगा, तो बस लॉजिक वही है, टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू को, तो एफ डी एक्स केवल इंटीग्रेशन नहीं होगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा। तो खत्म है, कॉस थीटा कॉमन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा इंटीग्रल एफ डी एक्स से। तो इवन ग्राफ से भी पूछ सकता है, तो ये देखो एरिया हो गया, एरिया अगर ग्राफ से भी पूछूं, लेकिन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग ना हो, थीटा पे हो, तो देखो एरिया को कॉस थीटा से गुणा करना पड़ेगा, तब वर्क आएगा। मान लो पिछले सवाल में हमने तुम्हें जो सवाल दिया बेटा, इस सवाल में कहीं तो दिया था मैंने, ये ऊपर होगा, इस सवाल में अगर मैंने तुमसे इस, और पिछले सवाल कहाँ गया, इसमें नीचे होगा, इस सवाल में आजा, हाँ, इस सवाल में अगर मैं ये ना कहता, देखो लिखा है मैंने, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं कह देता फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो ये सारे आंसर गलत थे तुम्हारे। इन सभी आंसर में क्या गुणा होगा, कॉस थीटा, 1/2 1/2, अगर थीटा 60 है तो हर एक आंसर में 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बहुत बारीक बात है, ये बारीक बात अब मैं चाहता हूं कि आप पकड़िए इस बात को, है ना। लेकिन आप कहोगे कि ज्यादातर सवाल आपको यही मिलेंगे, मैंने ये क्लास में ये इसलिए कराया, क्लास में वही कराया जाता है जिसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम में। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए, फिजिक्स में नए सवालों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप फिजिक्स में, मैं हमेशा कहता हूँ, बेहतर करना चाह रहे हो, तो आप इस बारे में भी सोचो कि और इससे संबंधित क्या नया बना सकता है, ऐसा क्या पूछ सकता है जो आज तक नहीं पूछा। हर बार परीक्षा में कुछ ना कुछ नया आता ही है ना। वो 3-4 सवाल जो एकदम थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है, थोड़ा चेंज करके पूछता है, जहां हमें फंसा लेता है, वो क्या कर सकता है। तो हमें पता है कि हमसे नया यही पूछ सकता है कि वेरिएबल फोर्स होगा, बट वो उसकी एंगल जो होगा वो थीटा बना रहा होगा, वो एक्स एक्सिस के अलाउंग नहीं होगा, पर उसकी जो वैल्यू है वो एक्स के साथ वेरी कर रही है। नो प्रॉब्लम, हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, हम यहाँ फंक्शन रख देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरिया अकेले वर्क नहीं बताएगा, एरिया इंटू कॉस थीटा ही वर्क होगा, ठीक है। तो मैं आज फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, बस आगे तो मुझे इसको सॉल्व ही करना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो चलो W इक्वल टू फंक्शन लिख देते हैं एफ का फंक्शन को दिख रहा है कुछ, क्या था, 6x² प्लस 4x प्लस 5 dx, और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, cos 60 हो जाएगा 1/2, और 2 से 4 लिमिट लगा देंगे। cos 60 1/2 है, 6x² का इंटीग्रेशन x³/3, 4x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, 2 से 4। देखो कैसे आएगा, 1/2 बाहर है, ब्रैकेट लगाए, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये 2x³ 2x² आ जाएगा। पहले 4 रखेंगे, बहुत ध्यान देना, तो x³ करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64 दूनी 128, बेटा x बराबर 4 रखेंगे, 4 की पावर 3 लिखा है, 4 चौको 16 चौको 64, और ये 2 बाहर बचेगा, 3 दूनी 6 कर दोगे ना, 64 दूनी 128, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, और 4 पंचे 20। ये अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, 16 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 5 दूनी 10, 5 × 2 10, और बाहर 1/2 रहेगा, ये 1/2 cos थीटा एकदम बाहर था, है ना।
तो देखो 128 में से 52 जोड़ दो तो 2 जोड़ दोगे तो 30 और 50 30 80, 180 ये हो गया। 180 में 16 8 24, 24 10 34, कैलकुलेशन पकड़ना। 16 8 24 हो गया 34, 180 में 34 घटाओ, 180 में 34 घटाएंगे 30 घटाएंगे तो 50, 4 और घटा देंगे तो 146, 146 बटे 2, तो शायद 73 जूल आएगा ना। तो 73 जूल इसका आंसर आ जाएगा। 73 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन में इतना मुझे बहुत टेंशन नहीं, कैलकुलेशन आप कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में बस समझ लो, इसलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, क्योंकि ये थोड़ा अनकॉमन है। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कोई चीज़, ये वो चीज़ है कि जो तुम बार बार देखोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, तुमसे गलत हो जाएगी। तो तुम साल भर की पढ़ाई में तुम्हारी नज़र इस पे जरूर जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि ये वाली चीज़ अगर मेरे दिमाग से निकल गई और परीक्षा में आ गई तो मेरी गलत हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए अनकॉमन है और इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखो, जो चीज़ तुम्हें बिल्कुल कायदे से आती है फॉर एप्पल, और तुम कभी भी नींद में भी वो सवाल सॉल्व कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो कर ही ले जाओगे। फोकस उन चीज़ों पर रखा करो जो गलतियाँ होती हैं। अभी तुम लोग के टेस्ट चालू हो गए, टेस्ट दे रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ टेस्ट में गलतियों पे ध्यान दो कि कौन सी गलतियाँ करी आपने, क्यों करी वो गलतियाँ, उनके पीछे की जड़ पता होनी चाहिए, वो गलतियाँ दोबारा रिपीट ना हो कि सेम गलती करे जा रहे हो। अगले टेस्ट का सिलेबस पता है? कोई शेड्यूल आया क्या ग्रुप पे? रुक जाओ मैं देख ले। अच्छा, उसमें पेपर में लिखा होगा पीछे, क्या लिखा था? बस 1D 2D, ठीक है। तो हाँ 1D 2D है। उसके अगले टेस्ट में NLM, थर्मोमीट्री और कैलोरीमीट्री। इसका मतलब बीच में मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये थर्मोमीट्री जो आ रही है, ये आ रही है 29 सितंबर वाले में आ रही है। अरे तब तक तो मैकेनिक्स खत्म। एक्चुअली पूरा नहीं ना, फिजिक्स का है केवल मेरे पास। भेज देंगे, फिजिक्स का भेज देंगे। गॉट इट बेटा? चलो एक सवाल करो जरा बेटा। एक बॉडी है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर मोशन कर रही है ऐसे। तो x बराबर a से x बराबर b के बीच में वर्क बताना है। एक फोर्स F लग रहा है जो कि थीटा एंगल पे लग रहा है। थीटा कांस्टेंट है बेटा,
और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो kx स्क्वायर है, k कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट। तो आपको बताना है वर्क डन कितना होगा x बराबर a से x बराबर b के बीच में। फाइंड आउट वर्क डन फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b। x बराबर a से x बराबर b में वर्क डन कितना होगा, आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे। थीटा कांस्टेंट है, थीटा के टर्म में ही आंसर करेंगे, के ए बी थीटा के टर्म में आंसर आएगा। आंसर है k cos थीटा बटे 3 ब्रैकेट में d क्यूब माइनस a क्यूब। यही है। हाँ भाई बताओ बेटा। देखो x के साथ फंक्शन वेरी कर रहा है, बॉडी x में मूव करे तो dx इधर होगा, तो dw क्या होगा, dw होगा इंटीग्रेट f डॉट dx। इसको इंटीग्रेट करोगे तो वर्क आएगा, तो बस f इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा, f लिखेंगे के एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉस थीटा। चलो तो वर्क क्या, a से b लिमिट लगाएंगे तो कॉस थीटा कांस्टेंट है, कॉस थीटा इंटू के बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3, अपर बी लोअर ए से बी। पहले अपर पुट करेंगे, के कॉस थीटा बाई 3 ले रहे हैं बाहर, एक्स की जगह बी रखेंगे तो बी क्यूब, माइनस एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए क्यूब। बताओ इसमें क्या कठिनाई, ये आंसर आएगा यार, कोई कठिनाई है क्या बताओ, सीधी सीधी बात बताइए यार, सीधे सीधे समझ लो यार, कठिन बनाओ ही मत जबरदस्ती का यार। और याद रखो बेसिक बातें, याद रखने की जिम्मेदारी रिवीजन से होती है, रिवाइज करते रहो भूलोगे नहीं, है ना। आगे बढ़े तो ये हम लोग वेरिएबल फोर्स देख रहे हैं। वेरिएबल फोर्स में हमने दो केस देखे, एक जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है,
अगर x में है तो इंटीग्रल एफ डी एक्स, वाई में इंटीग्रल एफ डी वाई, z में है इंटीग्रल एफ डी जेड। और एक होता है कि फोर्स फंक्शन x का है पर x के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इंटीग्रल एफ डी एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे y के फंक्शन हो पर y से थीटा एंगल बना रहा हो तो इंटीग्रल एफ डी वाई कॉस, वहाँ कॉस थीटा और गुणा हो जाता है, कॉस थीटा और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये थोड़ी सावधानी बरतना, कहीं गलत ना हो जाए, सावधान रहना, ठीक है, नहीं तो गलती होगी यहाँ पर। और अगर ये सवाल आएगा तो ज़्यादातर जनता गलती करेगी, क्योंकि आदत में नहीं है ना ये सवाल, लोगों के प्रैक्टिस में नहीं है ना, असाइनमेंट का हिस्सा नहीं होता ना जनरली ऐसा सवाल, किताबों में भी कम पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ जो आने के चांस है एग्जाम में, लेकिन जो कम हमारे आसपास में नज़र कम आती है, उसमें गलती होती है जनरली, ठीक है। चलिए अब बेटा बात कर रहे हैं जनरल 3 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स, मतलब जनरल वेरिएबल फोर्स। 3 डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब है उसमें एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा। उसमें मतलब ये है कि डायरेक्शन भी वेरी कर सकती है, डायरेक्शन में भी वेरिएबल, मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल, मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल, लिखने की जरूरत नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे समझो ऐसा फोर्स हो गई 2x i कैप 3y स्क्वायर j कैप 4z क्यूब k कैप 2x i कैप 3y स्क्वायर j कैप 4z क्यूब k कैप। इस तरह का फोर्स है कोई, इस तरह का फोर्स है कोई, है ना। अब तुम देखो इसमें ध्यान से देखो, अगर जब पार्टिकल चलेगा, जब बॉडी चलेगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी कि नहीं। एक बात बताओ, किसी पे फोर्स लगाओगे, धक्का मारोगे तो बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, यानी क्या चेंज होगा, एक्स वाई जेड। अच्छा बताओ एक्स वाई चेंज जेड चेंज हो रहा है तो क्या ये फोर्स बदल रहा है? तो वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सिर्फ मैग्नीट्यूड वेरिएबल है कि डायरेक्शन भी वेरिएबल है? भाई ऐसे फोर्स की डायरेक्शन का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। तो अगर एक्स वाई जेड चेंज करोगे तो आई जे के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, तो आई जे के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, तो जब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर भी तो बदलता है यार। अरे सुअरो देखो बेटा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये होता है वेक्टर। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप यही मैग्नीट्यूड है, ताज़ा ताज़ा टेस्ट दे के आए हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आता ही होगा। तो अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये यूनिट वेक्टर होता है कि नहीं? इसी को डायरेक्शन बोलते हैं वेक्टर का, यही वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, हाँ या ना। तो अगर ए बी सी बदल रहे हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहे हैं, तो जब भी ए बी सी बदलेंगे तो ये भी चीज़ तो बदलेगी, यूनिट वेक्टर भी तो बदलेगा। यानी ये फोर्स पूरी तरह से वेरिएबल है, इसमें एक्स में भी कंपोनेंट है, वाई में भी है, जेड में भी है। तो इट इज़ ए 3 डायमेंशनली वेरिएबल फोर्स। ये मोस्ट जनरल वेरिएबल फोर्स है, इससे ज़्यादा वेरिएबल नहीं हो सकता। यानी कि अगर ऐसा कोई फोर्स आता है, अब हो सकता है वो तुम पे तरस खा के जेड में ना दे, केवल एक्स और वाई में दे दे, तो ऐसे फोर्स का वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? लॉजिक सेम है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, कंसेप्ट में कोई अंतर नहीं है। बस ध्यान से मेरी बात सावधानी समझते रहिए, फिर लिखिएगा आराम से। तो जब 3 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स होता है और हो सकता है बॉडी रैंडम 3D में किसी भी पाथ पे जा रही है, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था कि जब पार्टिकल 3D में इधर से उधर जाता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता था कि नहीं? और इसका फॉर्मूला पढ़ाया था x2 माइनस x1, बोल दो जरा, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 k कैप। तो क्या है ये डिस्प्लेसमेंट? डेल्टा x i कैप, डेल्टा y, डेल्टा z k कैप। तो डेल्टा x i कैप, डेल्टा y j कैप, डेल्टा z k कैप, ये बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है, बड़ा। लेकिन अगर मैं बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ, बहुत छोटा, 3D में बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, तो जब पार्टिकल, सोचो पार्टिकल किसी भी रास्ते पे जा रहा, मान लो वो यहाँ से यहाँ पे था और यहाँ पहुँच गया, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, इसे मैं ds वेक्टर बोलता हूँ, ds बहुत छोटा, s मतलब बड़ा डिस्प्लेसमेंट, ds मतलब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो यार सोचो ना, एक पॉइंट से अगर जरा सा हिले हो, तुम जरा सा हिले हो, तो तुम्हारे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट में जो परिवर्तन हुआ होगा वो बड़ा हुआ होगा कि छोटा? छोटा कि बहुत छोटा? तो बहुत छोटा है तो डेल्टा x लिखेंगे कि dx?
और डेल्टा वाई लिखेंगे कि डी वाई, डेल्टा जेड की डी जेड, यानी 3D में अगर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, 3D में अगर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लिखना हो ds, तो बताओ क्या लिखेंगे? तो ds क्या लिखेंगे बताओ? तो ये लिखेंगे dx i कैप प्लस dy प्लस dz। ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds वेक्टर, एक्स वाई जेड में छोटा छोटा। ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस। और ये 3 डायमेंशनल में जब अब मान लो केवल एक्स वाई प्लेन में, केवल एक्स वाई प्लेन में, जेड में नहीं है, तो यार ये मत लिखो यार, कोई जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख दो dx i कैप प्लस dy j कैप। अब बहुत ध्यान समझना, फोर्स 3D में जनरल डायरेक्शन में लग रहा है, जनरल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा। ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और ये वेरिएबल फोर्स है। इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कैसा माना जा सकता है? कांस्टेंट। तो अगर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए dw लिख रहे हैं, dw, तो कांस्टेंट फोर्स मानते हुए कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान रहे F डॉट एस जो Fs cos थीटा पढ़े हो, वो वेरिएबल फोर्स के लिए नहीं है, किसके लिए है? कांस्टेंट। तो F डॉट एस तब तक नहीं लगा सकते जब तक फोर्स कैसा ना हो? कांस्टेंट। तो लेकिन चूंकि ds इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कैसा माना जा सकता है? कांस्टेंट। तो इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वी कैन अप्लाई F डॉट ds। अब आप देखो यहाँ वही फॉर्मूला लगा है, F डॉट एस, बस s की जगह ds लिखा है। क्यों? क्योंकि इतना वेरी छोटा डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंड फॉर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स कैन बी अंडरस्टूड एज ए कांस्टेंट फोर्स। फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं फॉर वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डॉट प्रोडक्ट लगा पा रहे हैं यहाँ पर। जो फॉर्मूला हमने कांस्टेंट के लिए पढ़ा वो लगा दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कैसा है हमारा? कांस्टेंट मान सकते हैं। पर हमें तो बड़े इंटीग्रल के लिए निकालना है, मान लो x1 y1 z1 से x2 y2 z2 के बीच में निकालना है, तो बस इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, जो भी ds होगा, ds लिख सकते हो, dr लिख सकते हो। ये डेल्टा आर होता है ना, छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो dr भी लिख सकते हो, dr भी लिखते हैं लोग। तो F डॉट dr लिख सकते हो या F डॉट ds लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे F डॉट dr पढ़ो, चाहे F डॉट ds पढ़ो। ds वेक्टर हमेशा भूल लेना पाना, ds और dr वेक्टर जो होगा वो हमेशा होगा 3D वाला याद रखो, 2D अपने आप बन जाएगा। 3D में याद रखो, जो एक्सिस गायब हो वो हटा दो, z नहीं है तो dz हटा दो, y नहीं है तो dy हटा दो, और दोनों नहीं है केवल x में है तो dx हो जाएगा, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, है ना। तो ds दिमाग में रखो कि ds कैसे लेते हैं, ये वाली बात आपको पता है, वहीं से रिलेट करके हमने बताया है कि ds कैसे आया है, ठीक है। और ये F डॉट ds हमारा छोटे से इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल से फाइनल लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर दो, तो आराम से सवाल हो जाएगा। तो पहले इतनी बात आप लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा कि हम लोग इस पे सवाल कैसा बनाएंगे और किस तरह से एग्जाम में सवाल आ सकता है, और उस पे हम उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे।
एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, लिख लिया ना सबने? देखो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है ना, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अभी हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 2x i कैप 3y स्क्वायर j कैप 4z क्यूब k कैप। ठीक, कोई लिख रहा है? चलो अब जैसे मान लो एक सवाल हो, हमसे कहा जाए फाइंड आउट वर्क डन बाई ए फोर्स F बराबर 2x i कैप 3y स्क्वायर j कैप 4z क्यूब k कैप। ये फोर्स न्यूटन में है ऑन ए पार्टिकल when it goes from 1,1,0 to 2,3,1। इस केस में हमें वर्क डन बताना है जब हमारा पार्टिकल 1,1,0 से 2,3,1 तक मूव करता है। तो अब जैसे आपकी नज़र गई कि यार फोर्स तो वेरिएबल फोर्स है और वो भी आई से के एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो आप समझ गए कि यार ये 3 डायमेंशनली वेरिएबल फोर्स है, इट्स अ 3 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स। तो आप क्या करोगे इस सवाल के लिए? आप मोस्ट जनरल लॉजिक लगाओगे। आपने कहा कि आपको याद आना चाहिए, रिवीजन एकदम दुरुस्त होना चाहिए कि इंटीग्रल एफ डॉट डी एस करेंगे। इंटीग्रल एफ डॉट डी एस ऐसे वर्क निकालेंगे, इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट लगाएंगे। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप पे ये कि आपको फॉर्मूला याद हो कि वेरिएबल फोर्स का वर्ग निकलता कैसे, कैसे निकाला जाता है वेरिएबल फोर्स का वर्क। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क आप इंटीग्रल एफ डॉट डी एस से निकालेंगे, बिकॉज 3 डायमेंशनल वेरिएबल है। तो इंटीग्रल एफ डी एक्स एफ डी वाई एफ डी जेड ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। फिर सेकेंड स्टेप ये है कि आपको ये याद हो कि डीएस क्या होता है। तो जरा बता दो डीएस क्या होता है, बताओ डीएस क्या होता है? डीएक्स डी वाई डी जेड के क्या। फोर्स लिख लो इसके नीचे, फोर्स लिख लो 2x i कैप 3y स्क्वायर j कैप 4z क्यूब k कैप। क्या हम डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं? बताओ कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, बताओ। i कैप के कोफिशिएंट को तो dx के साथ क्या आएगा, बोलो। 2x के साथ क्या आएगा, और 3y स्क्वायर के साथ, और 4z क्यूब के साथ। पक्का लॉक कर दिया जाए? तो चलो इसकी वैल्यू रखो, बताओ। तो ये आएगा 2x इंटू डी एक्स, ये बताओ क्या आएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई, फिर क्या आएगा बताओ 4z क्यूब इंटू डी जेड। लिमिट इनिशियल से फाइनल बाद में रख देंगे नाम। इनिशियल कौन है 110, फाइनल है 231, बाद में रख देंगे नाम। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं, बताओ 2x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, 3y स्क्वायर, y स्क्वायर का क्या होगा y क्यूब बाई 3, 4z क्यूब, z की क्यूब की पावर 1 बढ़ा दो 4/4 इनिशियल से फाइनल। तो वर्क डन आ रहा है, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। तो ये आ रहा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की पावर 4। अब देखो लिमिट लगा रहा हूँ, इनिशियल है 110, 1,1,0, 2 3 1, पहले फाइनल लिमिट डाली जाती है, फाइनल लिमिट
अब मेरी बात समझो कैसे लिमिट डालेंगे। पहले फाइनल डालेंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी रखेंगे बोलो जरा, 2, y की वैल्यू, z की वैल्यू रख दो पूरे में। x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, y की वैल्यू 3, 3 त्रिका 9 तिया 27, और z की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ब्रैकेट बनाओ। अब बताओ जब लोअर लिमिट डालोगे तो x की वैल्यू क्या रखोगे 1, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तो x बराबर 1 डालोगे तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 है तो 0। अब देखो यहाँ 27 1 28 4 32, 32 में 2 गया, कितना आएगा 30 जूल आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली इसमें अब कैलकुलेशन ही गलत कर दो तो बात अलग है, कॉन्सेप्ट में ऐसी कोई मानता नहीं है कि पढ़ने के बाद किया ना जा सके। क्या क्वेश्चन कॉपी है? सॉल्यूशन लिख लो, एक सवाल मैं आपको करने का मौका दूंगा। बस आपको देखो यहाँ ध्यान देना, डीएस वेक्टर ये तो बदलेगा नहीं कभी, ये तो दिमाग में डाल लो, और ये वेक्टर बदलता रहेगा, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए बस। तो देखो आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, के कैप और के कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे। आइए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। एक फोर्स लग रहा है, मान लो 4x i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 3z स्क्वायर k कैप। फाइंड आउट वर्क डन फ्रॉम 0, 1, 1, 2, 3, 2, 0। y3 बस 3j कैप है। क्या आ रहा है 20 चल रहा है। चुनमुन चेक करें, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? एफ डॉट डी एस। चलो देखना जरा, क्या डी एस वेक्टर हमारे मन में है? क्या है बताओ? डी एक्स आई कैप डी वाई डी जेड के कैप। थोड़े दिनों के बाद इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मन में होना चाहिए। तो एफ 4x के साथ बताओ क्या आएगा? डी एक्स जे कैप के साथ 3 के साथ क्या आएगा? डी वाई। और 3z स्क्वायर के साथ क्या आएगा? डी जेड। बेटा ये 4 है, x का x स्क्वायर बाई 2, डी वाई का y, z क्यूब बाई 3। 3 से 3 गया, 2 2 ज़ा 4। इसको यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर 3y z क्यूब। लिमिट लगाएंगे, इनिशियल 0 1 1, फाइनल 3 2 0। चलो पहले इनिशियल लिमिट रखते हैं, अपर लिखते हैं, अपर फाइनल लिमिट। तो x की जगह 3 रखेंगे, 3 तो 3 तिरका 9, 9 दूनी 18। y की जगह रखो 2, 3 दूनी 6, z की जगह रखो 0, माइनस लगाओ, लोअर लिमिट रखो। x की जगह क्या रखोगे? 0, y की जगह 1 3, z की जगह 1 3। 18 से 24, 24 में 4 चला गया, 20 जूल आंसर, अगर सब ऐसा ही यूनिट में है तो। बताओ इसमें क्या कठिन है? कुछ कठिन है क्या? गुणा भाग कैलकुलेशन आना चाहिए।
अब कह दो हमें DS नहीं याद है तो मरो जाके। अब कह दो डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है तो वेक्टर किस लिए पढ़ा था, 12-14 लेक्चर वेक्टर पढ़ाया, काय के लिए पढ़ाया। अब इस चैप्टर में हम तुमको डॉट प्रोडक्ट दोबारा से बताएं तो फिर तो नहीं हो गया काम। सीधे सारी बातें बता दी, मेंटेन रखो अपने इसको। कल भूल जाओगे परसों तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, नहीं भूलोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, और लोग भूल जाते हैं इसलिए तो सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो ये तो कन्फर्म बात है कि भूल जाओगे, ये तो पक्की बात है, ये सत्य है कि तुम भूल जाओगे। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम गलत असत्य साबित करो इसे कि नहीं भूलेंगे, सब कुछ याद रखेंगे। क्या है भाई ये छोटी छोटी बातों, छुटर पुटर बातों में ताली बजाते हो, और ऐसा लग रहा है जैसे तारीफ कर रहे हो इनकी। कितने लोगों ने 40 सवाल सही किए हैं पहले पेपर में? रुक जाओ, लंबा हाथ करूं, हाथ गिन ले जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो देश की बेटियां हाथे नहीं उठा रहे हैं। 15 लोगों ने सही किया, बताओ। दुर्भाग्य है, इतने सड़े पेपर में 15 लोगों के 40 सवाल सही हुए। तो इस देखो ये बात सही साबित हो गई कि लोग भूल जाते हैं। अरे 35 तक कितने किसने इन लोगों ने किए? ज़्यादा हाथ बड़े नहीं, 3-4 हाथ केवल बड़े हैं केवल। अब मैं नहीं पूछूंगा वरना मेरा BP बढ़ जाएगा। चलिए देखो, मिनिमम 35, मैक्सिमम 45। 40 प्लस अच्छा स्कोर है फिजिक्स में। 35 से 40 के बीच में सेफ स्कोर है। 35 से नीचे कम माना जाएगा बहुत। जितना जिस हिसाब से कंपटीशन है, 35 प्लस तो मतलब करना ही है आपको, ठीक है। तो इस बात को समझो भैया, ध्यान रखो। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। वर्क डन निकालने के कुछ तरीके और होते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी वर्क डन निकालते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम लिखो जरा ध्यान से, इससे भी वर्क डन निकलते हैं। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। बेटा टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस on a system is equal to change in kinetic energy of system सिस्टम चाहे एक बॉडी को हो चाहे 2 बॉडी को हो, टोटल वर्क डन जो होता है W टोटल, या इसी को W ऑल कहते हैं। ऑल का मतलब सभी फोर्सेस का वर्क डन। ये बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो पता होना चाहिए। और ये थ्योरम बच्चों सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होती है। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों में लगा सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाओगे तो सूडो फोर्स का वर्क डन भी लिखोगे। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाओगे तो सूडो फोर्सेस के वर्क डन भी कंसीडर किएगा। तो बेटा जो टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। कई सवाल बेटा ऐसे आते हैं जिसमें ये नहीं बताया जाता है कि बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है और कितना फोर्स लग रहा है। तो उन सारे सवालों में बेटा जो वर्क डन होते हैं वो कई बार हम वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं आसानी से, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस के बारे में बात करेंगे। चूँकि वहाँ फोर्स के माध्यम से वर्क निकालना मुश्किल होता है थोड़ा सा, और ये नीट में बहुत ज़्यादा पूछा गया फ्रीक्वेंटली। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का सवाल हमारी परीक्षा में अभी पिछले 10 सालों में आया है 2-3-4 बार। तो इस तरह का सवाल आप बार बार उम्मीद कर सकते हो कि आएगा। जैसे मैं एक छोटा सवाल आपके सामने रखता हूँ, क्या आपने कॉपी कर लिया? तो पढ़ो जरा, क्या है बेटा? टोटल वर्क डन, यानी एक बॉडी पे अगर 10 फोर्स लग रहे हैं, कितने? तो 10 का जो टोटल वर्क होगा वो किसके बराबर होगा?
चेंज इन काइनेटिक। ये किसी एक फोर्स के वर्क की बात नहीं है। अच्छा, अगर किसी बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है तो वही वर्क ही टोटल वर्क हो जाएगा, उसी का वर्क क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल का मतलब समझते हो, क्या समझते हो, बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस सबका जो वर्क मिला के होगा। मान लो mg लग रहा है तो mg का वर्क, नॉर्मल लग रहा है तो नॉर्मल का वर्क, कोई और फोर्स लग रहा है तो सब जोड़ जाड़ के जो भी टोटल वर्क आएगा वो डेल्टा के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। लिख लिया सभी ने। एक सवाल देखिए, मैं छोटा सवाल आपको दिखाता हूं। मान लो आपको कहा जा रहा है कि ए बॉडी, इसका मास ले लेते हैं, मास बराबर है 4 किलोग्राम, इज मूविंग along x axis and its position, इसकी जो पोजीशन है वो वेरी कर रही है, x बराबर t क्यूब, इस तरह से वेरी कर रही है। और मान लो हमसे कहा जाता है फाइंड आउट वर्क डन ऑन द बॉडी फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकेंड। 0 से 5 सेकेंड के बीच में वर्क डन निकालना है। अब इस क्वेश्चन को बेटा हम दो तरह से कर सकते हैं, एक वर्क एनर्जी थ्योरम से जो हमें आसान पड़ेगा, और दूसरा बिना वर्क एनर्जी थ्योरम से जितने कॉन्सेप्ट अब तक पढ़े उनसे करेंगे तो थोड़ा सा मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, सोचना भी थोड़ा ज़्यादा होगा और कैलकुलेशन भी ज़्यादा करने होंगे। मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, आप आराम से डिसाइड कर लेना भी कैसे करना। सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना और समझना है। सवाल में लिखा है कि बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रही है और उसका पोजीशन दिया गया है x बराबर t के। तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है, जो पोजीशन है, उसके बारे में हमें जानकारी पता है। और इन्होंने ये भी पूछा है कि टाइम की वैल्यू दी है, t बराबर 0 से 5 के बीच में वर्क डन कितना होगा। और देखो पूछा क्या है, वर्क डन ऑन द बॉडी, यानी बॉडी पर कितना वर्क हो रहा है, और कुछ नहीं बताया किसने वर्क किया, क्या किया। तो इसका मतलब बॉडी पर जो टोटल वर्क हो रहा होगा उसकी बात हो रही है। बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं ये भी जानकारी नहीं दी, फोर्स कैसे लग रहा है ये भी जानकारी नहीं दी, लेकिन हाँ बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रही है इतनी जानकारी दी है। तो यहाँ पर फोर्स की कोई सही जानकारी नहीं है हमारे पास। तो देखा जाए तो ये फोर्स वाले माध्यम से आपसे वर्क नहीं निकलवाना चाह रहे हैं, फिर भी आप जबरदस्ती निकाल दोगे वो एक अलग बात है, हम आंसर भी मैच करा देंगे, लेकिन सही तरीका है इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हमें पोजीशन पता है तो हमें स्पीड बड़े आराम से निकाल सकते हैं, v बराबर dx बाई dt। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो बताओ क्या वेलोसिटी आ जाएगी। और सोचो अगर वेलोसिटी पता चल गई, मास पता चल गया, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर देगा, हाफ mv स्क्वायर। तो एक्चुअली ये वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने के लिए एग्जाम में सवाल आया। अगर इसे आप जबरदस्ती फोर्स निकाल के करेंगे तो उससे आंसर आएगा, पर लेंदी भी पड़ेगा, कठिन भी पड़ेगा। तो इसलिए ये सवाल मैंने अब तक नहीं कराया, जानबूझ के पहले वर्क एनर्जी थ्योरम बताई फिर आपको ये सवाल करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जो सवाल जो ईजिएस्ट तरीका है, जिस सवाल को जिस तरह से करना उचित होता है उसी तरह से करना चाहिए, तभी वो सबसे आसानी से सवाल सॉल्व होता है। तो आइए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, कैसे करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो पहले आपने वेलोसिटी निकाली जो कि dx बाई dt से निकलेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 3t स्क्वायर। आई होप t क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, पावर आगे आती है पावर कम हो जाती है, 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया बेटा, ठीक। अब t बराबर 0 है इनिशियल, देखिए t बराबर 5 है फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी है 3t स्क्वायर, तो 3 इंटू 0, t बराबर 0 पे रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0। देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी 3 इंटू टी की जगह 5 रखिए, 5 25 यानी 75, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 75 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ। टी बराबर 5 पे बेटा फाइनल, भाई वेलोसिटी चाहिए ना, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो वेलोसिटी के इक्वेशन में डालना। ऐसे ना कर दिया धोखे से टाइम वाले इसमें डाल दिया, यहाँ से तो पोजीशन पता चलेगी ना बेटा, तुम्हें वेलोसिटी के इक्वेशन में डालना है। तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसमें जो फंक्शन आएगा उसमें टाइम की इनिशियल वैल्यू डालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी,
टाइम की फाइनल वैल्यू डालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आएगी। अब फॉर्मूला लगा देंगे, तो वर्क डन क्या होता है भैया, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या यही वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है बेटा? एक ही बॉडी है तो उसी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। चलो जरा m/2 कॉमन ले लेते हैं, तो m हो गया 4 किलोग्राम बाई 2 कॉमन ले लिया, m बराबर 4 किलोग्राम लिखा है मैंने। v फाइनल हो जाएगा 75 का स्क्वायर और v इनिशियल हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से 4 इंटू 75 होल डिवाइड बाई 2, तो 75 इंटू 2 आ जाएगा। देख लो कितना आंसर आएगा। क्या 75 का स्क्वायर पता है किसी को? 75 का स्क्वायर हो जाएगा 25 की 5 हासिल लगा 2 7 पना 35 दूनी 70 2 72 का 2 हासिल लगा 7 और 7 7 49 और 7 कितना होता है? तो 5625 इंटू 2, तो 5625 गुणा अपना कर लेना, मेरा मत देखो, तो गुणा 2 से गुणा कर लो, अब तो आ ही जाएगा। तो इतने जूल हमारा इसका वर्क डन होगा बॉडी पे, ये हमारा आंसर होगा। तो ये मेथड नंबर 1 है कि अगर आपको पोजीशन का फंक्शन वेलोसिटी का फंक्शन देके वर्क पूछा जा रहा है तो मेथड 2 में बता जरूर देता हूं, लेकिन आप कोशिश करिए कि इसी तरीके से सवाल करिए। ऐसा सवाल आए तो आप हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम से करने का प्रयास करिए। क्या ऊपर वाली बातें तो लिख ली होंगी, फटाक से इसको नोट करो। तो स्पीड अगर पता हो, टोटल वर्क पूछा जाए और अगर बोला ना जाए कि किसका वर्क है, तो उसमें टोटल वर्क ही समझेंगे हम लोग। ऐसे बोला जाए बताओ बॉडी पे कितना वर्क हो रहा है, बॉडी पे टोटल कितना वर्क हो रहा है, इसका मतलब जो बॉडी पे कुल वर्क हो एक और सिंपल क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, इसका मास 2 kg ले लेते हैं, या चलो m ले लेते हैं, मास m है, वेरीज एज, इसकी वेलोसिटी वेरी कर रहे v बराबर अल्फा रूट x। फाइंड आउट वर्क डन ऑन पार्टिकल। टोटल शब्द नहीं लगा रहा, फिर भी टोटल समझा जाए। वर्क डन ऑन पार्टिकल फ्रॉम x बराबर 0 से x बराबर d। ऑप्शंस आर, पहला 0, दूसरा m अल्फा स्क्वायर d बाई 2, तीसरा m अल्फा स्क्वायर d और चौथा 2m अल्फा स्क्वायर d। मास m है, वेलोसिटी का फंक्शन दिया है बेटा, और टोटल वर्क डन बताना है पार्टिकल पे कितना होगा।
वेलोसिटी का फंक्शन, पोजीशन का फंक्शन, ये सब सवाल दिए जाएंगे तो आप तुरंत बता दोगे कि कैसे करना है। तो वर्क डन, आप देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, x बराबर 0 डालोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी, x बराबर 0 डालोगे तो बताओ कितना आएगा 0, x बराबर d डालोगे तो बताओ फाइनल वेलोसिटी आएगी अल्फा रूट d, आएगा कि नहीं। टोटल वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। तो हाफ एम वी फाइनल है अल्फा रूट डी का स्क्वायर और इनिशियल तो 0 है, तो एम अल्फा स्क्वायर रूट डी हट जाएगा बटे 2। क्या ऑप्शन बी करेक्ट है बताइए। अब इसके लिए इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। आप देखिए कठिन तरीका क्या है, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन निकालो पहले। ए बराबर होता है वी डी वी बाई डी एच, याद आ रहा है, वी डी वी बाई डी एच लगाना हो, उससे एक्सेलरेशन निकलेगा, फिर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स निकलेगा। फिर देखना पड़ेगा फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रल एफ डी एक्स, और कांस्टेंट है तो सीधे सीधे एफ एस कॉस थीटा लगाना होगा। डिस्प्लेसमेंट भी निकालना होगा फाइनल पोजीशन में इनिशियल घटा के, वो लेंदी तरीका वो मैं बता भी दूंगा तो आप कंफ्यूज होते रहोगे यार ये लगाएं कि वो लगाएं। आप हमेशा जब भी पोजीशन का फंक्शन देता है, वेलोसिटी का फंक्शन देता है, ऐसे सवालों को आप हमेशा आप वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क निकालिए, आदत डालिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम से ही वर्क निकालेंगे। एक और देखिए वर्क निकालने का सिंपल तरीका, एक और सवाल में पूछ सकता हूँ। मान लो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने बनाया, ये 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, ये 10 सेकेंड है, ये टाइम सेकेंड में है। अब देखो एक सुअर बोल रहा है, कह रहा है एरिया निकालेंगे, अतुल गिरी नाम है इसका। कौन सा ग्राफ बना रहे पहले देख तो लो, तो मेरी लुटिया डुबो के मानोगे। एरिया निकालेंगे, कौन सा ग्राफ है ये, कौन सा ग्राफ है। एरिया कब निकालते हैं, जब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। बताओ मेरे लाल मेरे पीले, ये एरिया नहीं निकालेंगे, गलत हो जाएगा। और पता क्यों, पता है क्योंकि ग्राफ भाई साहब ने देखा नहीं, ऐसे वहां एग्जाम में आंख बंद करके चले जाते हैं लोग, बोले वर्क कैसे निकलता है, एरिया से। कौन सा ग्राफ है वो, जैसे 1D मोशन में स्लोप 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 इतनी आदत हो जाती है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया और वेलोसिटी पूछ ली कि भैया वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो बोले स्लोप देख लो, स्लोप है ना। तो यहाँ पर बेटा ये ग्राफ है 10 से 0 जा रहा है और यहाँ मास की वैल्यू कितनी है बताओ, मास की वैल्यू है 8 किलोग्राम। तो फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन फ्रॉम t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकेंड के बीच में वर्क बताना। t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकेंड के बीच में वर्क डन बताना, कितना वर्क होगा। तो देखो कैसे बताओगे, बताओ। अब तुम ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी की एक्सेस है, ये टाइम की एक्सेस है। मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है कि नहीं। अच्छा बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 है कि 0। क्यों ये 10 नहीं है, ये तो टाइम है ना। ग्राफ नीचे चला गया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मास क्या दिया है हमने, 8 kg। तो क्या वर्क डन हम सीधे सीधे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दें, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। m/2 कॉमन ले लेते हैं, m 8 है, मास बाई 2 है। चलो v फाइनल बताओ क्या आएगा, v फाइनल। तो v फाइनल क्या हो रहा है, 0। तो 0 का स्क्वायर 0, v इनिशियल बोलो क्या है 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो ये माइनस का 400 जूल वर्क डन, माइनस का 400 जूल। साइन के साथ लिखना, साइन के साथ लिखना।
है? हटवा दें? तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे सकता है, वेलोसिटी का फंक्शन दे सकता है, पोजीशन का फंक्शन दे सकता है। ये सारे क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आएंगे और वर्क डन पूछा जाएगा तो हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम से सवाल बताओ। ऐसे सवालों का आंसर, अब देखो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दिया है कुछ भी रैंडम, क्या फर्क पड़ता है ग्राफ के नेचर से? हमें तो देखो ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस, तो ग्राफ कहाँ शुरू हो रहा है? v बराबर 10 से, और यहाँ देखो इसके कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो 10,0 है, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो 10 है टाइम, और जो y कोऑर्डिनेट है वो 0। y कोऑर्डिनेट क्या है? वेलोसिटी। तो आपको बस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता चल जाए, और मास अगर आपको गिवन है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से आप वर्क निकालोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, है ना। चलिए एक सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आप मुझे करके दिखाइए सिमिलर। अगर एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मैंने दिया, डिस्प्लेसमेंट है s बराबर t³ डिवाइड बाई 3। ये नीट का सवाल है, काफ़ी पुराना, कुछ साल हुए हैं। फाइंड आउट, अब ये मुझे नहीं पता कहाँ से कहाँ पूछा था, तो मैं अपनी मर्जी से पूछ ले रहा हूँ। t बराबर 0 से, ऐसा करूँगा, t बराबर 1 से t बराबर 4 सेकेंड के बीच में मुझे वर्क डन बताना है, बॉडी में कितना है। मास ले रहा हूँ 2 किलोग्राम। फंक्शन वही है जो नीट में आया था, बाकी ये टाइम की लिमिट मुझे याद नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से दे दी। लिमिट से क्या होता है? कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो अब तक जितने भी वर्क डन के सवाल कराए होमवर्क, ये आज मैं पीडीएफ भेज दूंगा, हार्ड कॉपी कल मिलेगी असाइनमेंट की, अगले चैप्टर से मैं पहले दे दूंगा आपको। तो आपको असाइनमेंट की पीडीएफ और मैं कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो पूरा ग्रुप पे भेज दूंगा, और जो ग्रुप में नहीं जुड़े वो मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं उनको पर्सनली भेज दूंगा। और जो क्वेश्चन मैंने अब तक कराए उनको सारे रफ में दोबारा करना, अब होमवर्क है ये तुम्हारा, बिना देखे क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करना है सारे के सारे। चलिए बताइए कितना आंसर आएगा? 255। कैसे किया आप लोगों ने बताओ पहले? वर्क डन पूछा गया है तो टोटल वर्क डन ही होगा, 100% है। तो पहले वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलेरेशन। उसको मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? फोर्स। सोचो, फोर्स निकालने में 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, लेंदी पड़ जाएगा कि नहीं? फिर ds लिखोगे डिफरेंशिएट करके, फिर इंटीग्रल f डॉट ds करोगे, लेंदी होगा। इसलिए मैं जानबूझ के मेथड 2 नहीं सिखा रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप मेरी बात मानेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम से ये सवाल करना है। जबरदस्ती सिखाऊंगा करो, जिसको ज्यादा ज्ञान चाहिए क्लास के बाहर में लो। तो ds बाई dt बताओ क्या आएगा? 3t² डिवाइड बाई 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा बोलो? t²। ये वेलोसिटी का फंक्शन है। t बराबर 1 पे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी? 1 का स्क्वायर 1। t बराबर 4 पे फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी? 16। नहीं, हाँ 16 आएगी ना, 4 का स्क्वायर 16 आएगी। ठीक, बहुत बढ़िया। वर्क डन क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। m/2 कॉमन आएगा, m/2/2 कॉमन आएगा। देखो पूरे में से m कॉमन है, m बराबर 2 और बाई 2 कॉमन है पूरे में। v फाइनल है 16 का स्क्वायर, नहीं सही 16 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल कितना है? 1 का स्क्वायर। अरे कैलकुलेशन समझ पा रहे हो क्या? v फाइनल 16 रखा है तो 2 से 2 कट गया, 16 का होल स्क्वायर 256 माइनस 1, सबका गलत हो गया। तुम लोग 256 बता रहे थे,
55 किसी ने नहीं बताया। कितने लोगों का सही आंसर आया है? सब हाथ उठाएंगे, परीक्षा में नहीं कर पाएंगे बस। चलो आज इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी जो 2 क्लास पढ़ाया है ये सब कुछ इस्तेमाल कर दूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन सिखाऊंगा। तो वर्क नहीं पता होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कैसे करोगे? इसलिए दोनों लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके आना, रफ में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना, और होमवर्क ग्रुप पे डालूंगा। ग्रुप अभी 1-2 घंटे दोपहर तक होमवर्क डाल दूंगा।